हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। यूनिट नंबर 1 की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, यूनिट नंबर 2 की भी ऑलमोस्ट वीडियोस बनी हुई हैं। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की, यानी कि इकाई 3, भारत की विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य। तो भारत की विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य जो आपका जो है यूनिट नंबर 3 में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 है और इसमें जो है हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य। तो इसका हम परिचय देख लेते हैं जल्दी से कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अंतर्गत जहां एक तरफ सभी देश एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी देशों के लिए अपनी अपनी विदेश नीति को परिभाषित करना भी अनिवार्य हो गया है। हुआ ये है कि जब हम आज़ादी से पहले की बात करें या फिर हम प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात करें, तो सभी देश जो है एक दूसरे को हराने में लगे रहते थे। अब वहीं दूसरे देश जो हैं, अब यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान परिदृश्य ऐसा हो गया है कि जहाँ पर एक देश को दूसरे देश के साथ में निर्भर रहना ही पड़ता है और साथ ही साथ वो अपनी विदेश नीति को भी मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्यों का निर्माण किया। भारतीय विदेश नीति को संचालित करने में जो राष्ट्रीय हितों के सिद्धांत की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके कारण जो है भारत ने अपनी विदेश नीति में इस सिद्धांत को काफ़ी महत्व दिया है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय हित को परिभाषित करते हुए, जो कि एक अपने आप में जटिल शब्द है, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और बाहरी सुरक्षा को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से जोर दिया, ताकि कोई भी देश उसके आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना कर सके। तो भारत ने जो क्या किया, वो अपनी विदेश नीति को मजबूत किया कि भाई कोई से भी बाहर की तरफ से जो है अटैक ना कर सके और हमारा भारत जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि विदेश नीति का जो उद्देश्य है, सभी देशों के साथ में जो है एक सौहार्दपूर्ण यानी कि एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए हो गया, और जो वसुधैव कुटुंबकम के परंपरागत दर्शन पर भी आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का मतलब है सभी जो देश है, जो संपूर्ण विश्व है, वो पूरा का पूरा एक परिवार की तरह है। ठीक है। अब भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से इन महाशक्तियों के साथ में बेहतर संबंध स्थापित करने पर बल देता रहा है। भारत हमेशा से क्या करता है, ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं इनके साथ में अपने विदेश संबंध को जो है अच्छा बनाता है, जिससे क्या होगा कि कल को अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो विदेशी लोग जो है हमारे को जो है उस कार्य के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ताकि वह इन महाशक्तियों की आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सके। और वही इस प्रकार की विदेश नीति के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में मित्रता पूर्वक संबंध जो है बनाए रखने का प्रयास भी करता रहा है। क्योंकि इस संदर्भ में भारत का मानना क्या है कि यदि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाएगा, ठीक है, तो भारत को जो है अपनी सुरक्षा पर कम खर्चा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग जो है बाहर जितने भी देश हैं उन सभी देशों से हम जो है बहुत अच्छे संबंध बना ले, तो सिंपल सी बात है, तो बॉर्डर लाइन पर जो खतरे होते हैं लड़ाई के, और जैसे कभी किसी देश ने अटैक कर दिया, कभी किसी ने अटैक कर दिया, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारे को जो अपनी सेनाओं पर ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, यानी कि बाहरी सुरक्षा पर जो है ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, और इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी विकास पर अत्यधिक बल दे सकेगा। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या रही है, वो विश्व शांति पर बल देने की रही है, कि हमेशा से वो विश्व शांति पर बल देने की बात करता रहा है। अब वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके पॉइंट्स हैं कि जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है इसकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि भूगोल। अब भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा भारत के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जलवायु को देखने को आप यहाँ पर जो है बिल्कुल चौंक जाएंगे कि वहीं अपनी भौगोलिक स्थिति और विभिन्न स्थलाकृति के कारण ही भारत के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी विदेश नीति को निर्णायक तौर से परिभाषित करे। इसके अलावा भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल हिमालय है, जो कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। सिंपल सी बात है कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत के लिए हिमालय जो है वो एक पूरा का पूरा ढाल है। और 1962 में क्या हुआ, चीनी आक्रमण जब हुआ था तो हिमालय को भारत के रक्षक के तौर पर देखा जाता था, लेकिन हथियारों के संबंध में हुए प्रगति के कारण भारत को इस तथ्यों का संज्ञान लेना पड़ा, और इसी कारण से भारत ने इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं को मजबूत बनाने का भी प्रयास किया। इसके अलावा भारत अपनी सीमा पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चीन हो, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ में भी ये साझा करता है। वहीं अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग से भी सटा हुआ है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू जी के बेटे हैं, इन्होंने अपने भारत की आज़ादी के बाद में एक बार कहा था कि भारत की स्थिति जो है ना वो सामरिक तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी महाशक्ति भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि नेहरू की दूरदर्शिता का परिचायक था, यानी कि नेहरू जो है वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी रखने वाले व्यक्ति थे, दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति थे। इस संदर्भ में उन्होंने एक बार कहा भी था
कि विश्व के जो नक्शे पर नज़र डालने से भारत के जो भू राजनीतिक महत्व का पता चल जाएगा, कि भारत के जो भू राजनीतिक नक्शे पर जो नज़र डालो आपको पता चल जाएगा कि भारत क्या चीज़ है। अब उसके बाद में इतिहास और परंपरा। इतिहास और परंपरा में क्या बोला गया है कि भारत की विदेश नीति को आकार देने में उसके समृद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा भारत को समय-समय पर जो है अलग-अलग आक्रमणकारी और औपनिवेशिक शासन का सामना करना पड़ता है। विशेष तौर से भारत के राष्ट्रीय संघर्ष ने इसके भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। वहीं औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हथियारों से लड़ने के बजाय भारत ने इस अनूठी रणनीति को भी अपनाया था। इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रवादी नेताओं, विशेष तौर से महात्मा गांधी, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष को जीतने के लिए अहिंसक तरीकों को अपनाते थे, क्योंकि गांधी जी के जो दो ही हथियार थे, सत्य और अहिंसा और जो है सत्य। अब वही स्वतंत्रता के बाद में इस विचार का सहारा लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पड़ोसियों के साथ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखने पर भी बल दिया था। इसी कारण से भारत ने अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की विरासत को देखते हुए किसी एक देश का लाभार्थी राज्य बनने के बजाय सभी के साथ में सहयोग नीति को अपनाने पर बल दिया था। इसीलिए भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। उसके बाद अगर हम देखें तो नेहरू ने 1958 में एक सम्मेलन के अंदर भी कहा था, वैश्विक शांति के साथ जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हमें अपनी घरेलू क्षेत्र में ऐसे ही काम करना चाहिए जो कि वैश्विक शांति के साथ में मेल खाते हों। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, एकीकृत विश्व के निर्माण पर भी जोर दिया था कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक है, और वसुधैव यानी वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है। इसमें उन्होंने सहिष्णुता, बंधुता और अहिंसा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने पर भी बात की थी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति काफ़ी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब भारत को अपने आप को और लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे गणात्मक और रणनीतिक कदम उठाने पड़े, जिससे कि वह अपनी स्थिति में सुधार कर सके। वहीं अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति के कारण ही भारत के पास में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार मौजूद थे। अब ये जो प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर भी लोहा और इस्पात जो है बहुत मात्रा के अंदर पड़ा हुआ था, जिसका दोहन हुआ ही नहीं था। तो उस दौरान समय की ये मांग थी कि इन संसाधनों का प्रयोग जो विवेकपूर्ण तरीके से हो, प्रभावी ढंग से हो, भारत को विकास के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसके अलावा यथार्थवादी प्रभाव के कारण ही आर्थिक प्रगति का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत बना रहा, क्योंकि इस दौरान यथार्थवादियों का ये मानना था, यदि कोई राज्य आत्म सहायता के माध्यम से स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं रहता तो वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति की बात जो हम कर रहे हैं, तो भारत ने बड़े समझदारी से गुटनिरपेक्षता की नीति का चुनाव किया, जिसके कारण उसे दोनों गुट से मदद भी प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ भारत ने एक आर्थिक नीति का आविष्कार किया, जो कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का समायोजन भी था। इसी कारण से इस आर्थिक नीति में कृषि और भारी उद्योगों में निवेश पर काफ़ी ज़्यादा बल दे दिया गया था। अब उसके बाद में आता है हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नेतृत्व की प्रगति। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। आप भी समझते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है या कुछ भी करना है तो एक लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। भारत के मामले में इसके राजनीतिक नेतृत्व ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बाद में उपनिवेशवाद के शासन से मुक्त हुए थे। उस दौरान उन देशों के नेताओं ने अपनी देश के उन दृष्टिकोण को बदलने के लिए कई प्रयास किए, जिसके माध्यम से उस देश की विदेश नीति को बदला जा सके। अब उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ पर 20वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उसने विदेश नीति को आकार देने में वुडरो विल्सन का काफ़ी प्रभाव था। इसी प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की नीति को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब पंचशील का सिद्धांत जो है वो आमतौर से नेहरूवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है उनकी, जिससे कि अन्य देशों के साथ में उत्पन्न होने वाले समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात की गई थी। इसी कारण से भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में, जो नीति निर्धारित करने में अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में काफ़ी नेहरू का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। विशेषकर इंदिरा गांधी, जिन्होंने उनका अनुसरण करते हुए, यानी कि उनके एक्सपीरियंस को, क्योंकि उनकी बेटी थी, उनका अनुसरण करते हुए विदेश नीति में सामूहिक हित के बजाय राष्ट्रीय हित पर भी अधिक बल दिया था। उसके बाद में आती है घरेलू स्थिति। अब किसी भी देश की विदेश नीति पर जो है उस देश की घरेलू स्थिति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि घरेलू परिवेश में राजनीतिक संस्कृति, सरकार और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों की प्रगति, दलों के सर्वोच्च नेतृत्व, जनमत आदि को शामिल किया जा सकता है। इसी कारण से भारत ने भी क्या करा है, उस समय के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद विविधता में एकता की नीति को चुना था। विविधता में एकता की नीति का मतलब क्या होता है? अलग अलग, जैसे कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग तबके के लोग एक साथ रह रहे हैं, अब इसको सबको यूनिटी में लेकर आना है।
ठीक है। आमतौर पर जो है वो भारत की विदेश नीति में उसने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ने अपने बीच की राजनीतिक मतभेदों को कम करते हेतु राष्ट्रीय आम सहमति को बढ़ावा दिया है। इस नीति में एक सबसे बड़ी उदाहरण क्या है? गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि संसद और प्रधानमंत्री सभी विदेश नीति संबंधी मामलों पर हमेशा अपनी नजर रखते हैं। यहाँ तक कि नेहरू के समय में भी जिन्होंने अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में अपनी विवेक संबंधी शक्तियों का प्रयोग किया था, संसद ने चीन के साथ में सीमा विवाद 1950 के दौरान अंत में गोवा के प्रश्न के संबंध में अपनी नीतियों को दृढ़ रखने का या करने का प्रयास किया था। वही हाल ही में 2003 में इराक समस्या के प्रति भारत का दृष्टिकोण भी जो है वो संसदीय बहसों में उभरे विचारों द्वारा तय किया गया था। अब उसके बाद में हमारा जो इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये सब चीज़ें क्या है? तो विदेश नीति को निर्धारित करने में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। विश्व स्तर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान विश्व के सभी देश काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या होता था कि विश्व के एक कोने में घटने वाली जो घटना का प्रभाव है, विश्व के अन्य जगहों पर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अलगाववाद की नीति अपनाई, लेकिन जब जापान ने क्या करा, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करते हुए जो है पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो इस कारण से अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध में उतरना पड़ा। अब इसी प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है उसके बाद के दौर में जहाँ एक तरफ युद्ध दंड के नाम पर जर्मनी के साथ में अन्याय हुआ, देखो जर्मनी पर जो है बहुत भारी जुर्माना लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इटली को दरकिनार कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहीं पर फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ। इन घटनाओं ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियों का भी निर्माण किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब भारत ने जो है परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति को इसलिए अपनाया था क्योंकि परमाणु हथियारों के संदर्भ में भारत का ये मानना रहा है कि यदि इन हथियारों का जानबूझकर या फिर अकस्मात प्रयोग किया गया तो ये मानव सभ्यता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कारण से भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। हालांकि जब भारत ने अपनी विरुद्ध बढ़ते विरोधी परिस्थिति को देख इन आदर्शवादी विचारों को छोड़ दिया और इसी कारण से भारत ने 1998 परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया था 1998 में, और इसी के कुछ समय बाद जो है पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कर लिया था। अब ये परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। ठीक है। तो ये तो हमारे इस वाले यूनिट में से हमारा जो है पार्ट नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 वीडियो का कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर आपका आगे का जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट रह रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई।